पहली गर्मी तो मौसमी गर्मी है, दूसरी गर्मी जो है वो चुनाव की गर्मी है। चुनाव शुरू होने से पहले एनडीए के लिए पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का टारगेट रखा, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी। अपने पीएम को इसी तरह का एक और तोहफा देने का बीजेपी काशी में मन बना रही है। काशी में इस बार नारा बुलंद हो रहा है, अब की बार 10 लाख पार। काशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचे थे रोड शो करने के लिए, तो बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। लेकिन काशी में 10 लाख वोट हासिल कर पाना क्या इतना आसान है? काशी में टोटल वोट कितने हैं, कितनी वोटिंग पिछले बार हुई है, सब कुछ आपको बताता हूं। 1 जून को वाराणसी सीट पर मतदान होना है। ऐसे में इतिहास में पहली बार किसी सांसद के लिए 10 लाख वाले नारे गढ़े गए। काशी इस बार बम बम बोल रही है। और कह रही है अब की बार 10 लाख पार। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने दिल्ली भेजने के लिए वाराणसी की जनता आतुर दिख रही है। तभी तो कह रही है अब की बार 10 लाख पार। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये पहला मौका है जब मां हीराबेन तो नहीं है, लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद उनके साथ है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। 10 साल से पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं और आज वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस बदली हुई तस्वीर में पीएम मोदी ने खुद को भी बनारसी रंग ढंग में बदल लिया है। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी खुद को अगर गंगा पुत्र मानते हैं तो काशी के वोटर, काशीवासी और स्थानीय सभी पीएम मोदी को अपना अगुवा मानते हैं। तभी तो पीएम मोदी प्रोटोकॉल की कोई चिंता किए बिना काशी में घूमने निकल जाते हैं। 10 साल में 44 बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। हर तीसरे महीने वाराणसी में रहे पीएम मोदी। ये तो पीएम मोदी का ग्राउंड वर्क है। वाराणसी के लिए काशी की जनता की 10 लाख पार वाली कसम को पूरा करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी काशी में डेरा जमाए बैठे हैं। आप बात करें इस बार सीटों की, 10 लाख से ऊपर जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब है, इस बार यहाँ से 10 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। ये बोलूंगा कि 10-15 लाख में जितना भी हो सके उतना ज्यादा जाएंगे, क्योंकि पिछली बार से इस बार तो और अलग माहौल है। तमिल वोटरों को रिझाने का काम एस जयशंकर के पास है, तो भूमिहारों के लिए लॉबिंग गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यादवों वोटर को साधने का काम मोहन यादव के पाले में। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली तस्वीर को एक करने का जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन क्या वाराणसी के मतदाता अपने सबसे चहेते सांसद के लिए लोकतंत्र का ये इतिहास रच पाएंगे? ये 1 जून को पता चलेगा, जब काशी की जनता वोटिंग लाइन में खड़ी होकर ईवीएम का बटन दबाएगी। लेकिन अब चुनौती क्या है 10 लाख वोट को हासिल करने के लिए? 10 लाख का नारा जमीन पर उतारना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वाराणसी में 19,62,000 मतदाता हैं। 2024 में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 10 लाख जो वोट है उसको पाने के लिए
बम्पर वोटिंग पहली शर्त है कि सारे वोटर्स निकलकर वोट करें। और सच यह है कि गर्मी अपने सबसे तूफानी दौर में है। और अगर पीएम मोदी के लिए काशी की जनता को एक चमत्कार करना है तो पहले तो उन्हें घरों से निकलकर बूथ तक जाना होगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के बूथ वर्कर के लिए कि मतदाता को ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचाया जाए और 80% से ज्यादा वोटिंग करवानी होगी। लगभग 85% तक की वोटिंग होनी चाहिए एक अनुमान के मुताबिक। गर्मी की वजह से इस बार के मतदाता थोड़े शिथिल नजर आए। मोदी की जीत की गारंटी से भी वोटर्स में शिथिलता दिखी है, लेकिन इसका इंपैक्ट चुनाव पर नतीजों पर कितना होगा यह नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जानकार यही मान रहे हैं मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा ना होना भी एक बड़ा कारण है काशी में, जहां पर मोदी को 10 लाख वोट मिल सकते हैं। पिछले 6 चरण में औसतन मतदान 65% ही रहा है। ऐसे में इसी आंकड़े को आगे बढ़ाएं तो वाराणसी में करीब 13 लाख वोटर मतदान करेंगे। ऐसे में अजय राय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार हैं, तो अब ऐसे में मोदी जी के लिए 10 लाख पार करने वाली कैंपेन को सच करना है तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंचना होगा और उन्हें बूथ तक लाना भी होगा, तभी जाकर इस आंकड़े को पार किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 24 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी पिछले 2 महीने से लगातार नॉनस्टॉप चुनावी रैली कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से केदारनाथ में ध्यान लगाते नजर आए थे, इसी तरह से एक बार फिर से ध्यान की मुद्रा में जाने वाले हैं। 30 मई को चुनावी शोर थमने के बाद मोदी क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर है और इस पर चर्चा भी बहुत है। इसके लिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे। जब प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे तो यहां पर केदारनाथ में बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद वो गुफा में जाकर ध्यान लगाते नजर आए थे। और जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे उस दिन मैं खुद वहां पर केदारनाथ में मौजूद था। प्रधानमंत्री की इस स्टोरी को कवर करने के लिए 2019 की बात है। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही दिख सकता है, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। 3 दिन बाद एक बार फिर से मोदी ध्यान में नजर आ सकते हैं। चुनाव की भारी थकान, अब पीएम मोदी लगाएंगे ध्यान। चुनाव नतीजे से पहले ध्यान लगाकर शक्ति साधना करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में है। 4 जून को तय हो जाएगा मोदी की हैट्रिक लगेगी या इंडिया गठबंधन की लॉटरी। वैसे पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए की जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। ऐसे में पीएम मोदी नतीजे से पहले आध्यात्म प्रवास में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और इसके लिए पीएम मोदी इस बार कन्याकुमारी जाने वाले हैं। खबरों की माने तो चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मोदी 30 मई को तमिलनाडु जाएंगे। 2 दिन के तमिलनाडु दौरे के दौरान मोदी करीब 1 दिन कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बिताएंगे। वहां वो केदारनाथ गुफा की तरह घंटों ध्यान लगाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर रात दिन ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। दरअसल 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा और 24 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आखिरी रैली 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में होगी। इसके बाद पीएम मोदी सीधे तमिलनाडु के दौरे पर निकल जाएंगे। 5 साल पहले भी पीएम मोदी चुनाव प्रचार के बाद ध्यान लगाने के लिए केदारनाथ के दौरे पर गए थे। तब मोदी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की थी। इसके बाद वहां के रुद्र गुफा में ध्यान लगाते नजर आए थे। पीएम मोदी ने 2019 में केदारनाथ के रुद्र गुफा में करीब 17 घंटे ध्यान लगाया था और ऐसी शक्ति हासिल की जिससे वो 5 साल तक देश की सेवा में लगे रहे। अब एक बार फिर मोदी अपने तीसरे टर्म से पहले कुछ ऐसी ही शक्ति हासिल करने के लिए ध्यान लगाने जा रहे हैं और इसके लिए मोदी ने इस बार कन्याकुमारी में स्थित उस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को चुना जहां स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम उम्र में ही हिंदू धर्म और आध्यात्म की आधुनिक और प्रेरणादायक व्याख्या की थी। आज के युवा विवेकानंद को अपनी प्रेरणा मानते हैं। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में जन्मे विवेकानंद के विचारों को पीएम मोदी भी काफी अहमियत देते हैं
और अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि कैसे विवेकानंद के विचारों को अपनाकर युवा आज भारत को वैसा बनाने में योगदान कर सकते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद का सपना था। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता। पिछले साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया था। वो समय केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के 6 दिन के दौरे पर थी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन में तैरकर इस विशाल शिला पर वो पहुंच गए थे। इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म करके नतीजों से पहले पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, जहां वो ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे, जिससे कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला संकल्प पूरा कर सकें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना, यह भी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि यहां देवी पार्वती एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रही। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर और समुद्र तट में चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। आरएसएस के सर कार्यवाह रहे एकनाथ रानाडे ने यहां मंदिर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने स्मारक का उद्घाटन किया था और अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा पर यहां चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ आसमान पर आमने सामने दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। यहां समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच उन्हें एक विशाल शिला दिखी, जहां वो तैर कर पहुंच गए और ध्यानमग्न हो गए। 1893 में 25 से 27 दिसंबर तक 3 दिन तक वो चट्टान पर ध्यानमग्न रहे। उनके ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। यही उन्होंने एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का मुख्य द्वार अजंता एलोरा की गुफा की तरह है। स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुंबद नीले और लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। भवन के अंदर 4 फीट से ज्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर संत स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है और पीएम मोदी ने इस बार ध्यान के लिए इसी स्थान को चुना है।